on Stanley. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. बचपन में क्रिकेट तो सबने खेला है और सब ने छक्के चौके मारे हुए हैं, बट आज तुम सीखोगे कि छक्के मारने में जो फिजिक्स लग रही होती है वो क्या होती है। इस बॉलर की इतनी तेज बॉल पर बैट्समैन ने सिर्फ माइन्यूट सेकंड के लिए ही बॉल को टच किया और इतनी दूर जाके बॉल गिरी। इस मैजिक को हम समझ रहे होते हैं थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फिजिक्स दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स। अब थोड़ा इसको प्रिसाइसली डिफाइन करते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट टी पर हम इसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम। अब सडनली इसकी दुनिया में कोई एजेंट आया और उसके इफेक्ट की वजह से मेरे पार्टिकल की स्टेट तुरंत चेंज हो गई। दैट इज़ कुछ डी टी टाइम में ही इसका जो मोमेंटम है या इसकी पोजीशन उसमें कुछ चेंजेस आ गए। अब जो उस एजेंट का एक्शन है जिसकी वजह से इस पार्टिकल में चेंजेस आए हैं हम उसको डिफाइन करते हैं एज इम्पल्स। इसको थोड़ा मैथमेटिकली फ्रेम करें तो वो एजेंट जो है वो एक फोर्स है जो डी टी टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है और मोमेंटम में कुछ चेंजेस ला रहा है। सो एफ डी टी इन इंटरवल टी वन से टी टू इज इक्वल्स टू माई चेंज इन मोमेंटम और हम इसी को कहते हैं द इम्पल्स। एंड जो ये एजेंट है एफ इसको हम डिफाइन करते हैं एज इम्पल्सिव फोर्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक एजेंट या हर एक इफेक्ट एक इम्पल्सिव फोर्स हो सकता है। एंड द आंसर इज़ नो। बिकॉज जिस तरीके से हमने इम्पल्स को डिफाइन किया है उसमें हमने अज्यूम किया है कि जो एजेंट है बहुत माइन्यूट टाइम के लिए या बहुत माइन्यूट सेकंड्स के लिए अप्लाई होता है या फिर कोई चेंज ला सकता है मेरे सिस्टम में। और अगर इस एजेंट की जो पावर है जिसको हम डिफाइन करते हैं इस फोर्स अगर वो कांस्टेंट है या फिर बहुत कम है या फिर उतनी सिग्निफिकेंट लार्ज नहीं है कि वो कुछ इम्पैक्ट डाल पाए इन डी टी टाइम या बहुत कम टाइम में, तो हम उसको डिफाइन करते हैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स। सो सीधी भाषा में एक इम्पल्सिव फोर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा या लार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन डी टी या बहुत कम टाइम। अब इसको ना तुम विजुलाइज भी कर सकते हो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या फिर स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये तीनों ही फोर्स नॉन इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरीज में आते हैं। एंड इसका जो रीज़न है वो भी तुम बहुत ईजिली समझ सकते हो। जैसे कंसिडर करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और अभी हम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जब इतना जो मेरा पार्टिकल या सिस्टम है वो अर्थ से बहुत दूर नहीं है। तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक कांस्टेंट फोर्स होता है। तो अगर हम उसके इम्पल्स को समझें तो दैट कैन बी रिटन एज एफ डी टी। अब यहाँ पर जो एफ है दैट इज़ कांस्टेंट दैट इज़ एम जी, तो बाहर आ गया और डी टी का हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया तो कितना हो गया एम जी इंटू डी टी। अब यहाँ पे जो डी टी है बहुत कम है तो तुम देख पा रहे होगे कि जो इम्पल्स है वो उसका सिग्निफिकेंट जीरो ही रहे। सेम चीज़ स्प्रिंग फोर्स के लिए भी है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है के एक्स। अब अगर तुम देखोगे इसका इम्पल्स को समझोगे तो के एक्स डी टी। अब यहाँ पर जो बात हो रही है एक्स वो वैसे तो टाइम का फंक्शन होता है बट बहुत कम सिग्निफिकेंट टाइम में या बहुत कम इंटरवल में टाइम के हम बोल सकते हैं कि जो मेरा एक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। और इसको विजुलाइज तुम ऐसे कर सकते हो कि जब इम्पल्स लग रहा होता है तो पार्टिकल की पोजीशन उतने टाइम इंटरवल में चेंज नहीं होती है तो बेसिकली एक्स मेरा चेंज नहीं होगा। तो अगेन सिमिलर टू एम जी वाला केस कि एक्स इज कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डी टी टाइम इंटरवल किया तो अगेन स्मॉल डी टी बाहर आ गया तो कितना हो गया बेसिकली ये भी सिग्निफिकेंटली जीरो हो गया। अब सेम तरीके से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी समझ सकते हो। तो दिस इज़ द रीज़न ये तीनों फोर्स नॉन इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब जब हम इम्पल्सिव फोर्स की बात करते हैं तो इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो बहुत सिचुएशन डिपेंडेंट होती हैं। जैसे टेंशन हो गया मेरा या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया या फ्रिक्शन हो गया, तीनों ही फोर्सेस सिचुएशन डिपेंडेंट होते हैं कि इम्पल्सिव लगेंगे कि नहीं लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बॉल को हमने रिलीज़ किया है वो ग्राउंड से कोलाइड करता है तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बॉल और ग्राउंड के बीच में वो इम्पल्सिव है। और उसको तुम विजुलाइज कैसे कर सकते हो कि बहुत कम टाइम में ही जो बॉल का मोमेंटम है तुरंत अपोजिट हो जाता है, राइट। दैट मीन्स बहुत कम टाइम में ही कि मोमेंटम में शिफ्ट हो गया, चेंजेस आ गए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसका इम्पल्स आ रहा है। दैट मीन्स जो मेरा नॉर्मल फोर्स है वो एक इम्पल्सिव फोर्स हुआ। बट ज़रूरी नहीं हर बार ट्रू हो। जैसे सपोज एक मेरा बॉल है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है और एक बॉल आया और उससे कोलाइड कर गया तो अब यहाँ जो ग्राउंड और बॉल्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अब इम्पल्सिव नहीं रहा। जो दोनों बॉल्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है अब वो इम्पल्सिव है। सेम हम टेंशन के साथ भी समझ सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर थ्रेड से अटैच्ड है और जो थ्रेड है या फिर जो स्ट्रिंग है मेरी वो अभी स्लैक है और फिर हमने क्या किया इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी तो फिर जिस मोमेंट पर जो मेरी स्ट्रिंग होगी वो प्रॉपर टाउट हो जाएगी। मतलब जो मेरा डिस्टेंस है उस स्ट्रिंग के एंड पर और पार्टिकल के बीच में जब एल हो गया मतलब स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो गया उस इंस्टेंट पर जो मेरी स्ट्रिंग है वो एक इम्पल्सिव टेंशन लगाएगी और उस इम्पल्सिव टेंशन की वजह से
या तो सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो टूट जाए, या फिर मेरा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग ज़ीरो हो जाए। दैट मीन्स अगेन चेंज इन मोमेंटम सडनली, और वो इम्पल्स को ही बता रहा है हमारे। अब ना इम्पल्सिव फोर्स को समझने के लिए बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है एक, जो हर केस में ट्रू होती है, कि वेन एवर पार्टिकल का जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो जब भी मेरे कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग या फिर मेरे टेंशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग या उसके अपोजिट होती है, तब मेरा ये स्ट्रिंग फोर्स टेंशन या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। अब इसको तुम प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेट भी कर सकते हो। जैसे बॉल कोलाइड कर रही थी तो उसका जो मोमेंटम है वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अपोजिट में लग रहा था, राइट। तो हमें समझ में आया कि हाँ, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इम्पल्सिव लगेगा। सेम चीज़ टेंशन के साथ भी थी, कि मेरा पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम है वो स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग था, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक इम्पल्सिव फोर्स लगने वाला है। अब मैं एक होमवर्क केस दे रहा हूँ, सपोज़ ये ऐसा केस होने वाला है, तो मैं बताना है कि इस पर इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, ठीक है। कमेंट में मेंशन करना है इसको। ऑलराइट, अब ना एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो तुम देख रहे होगे, लाइक अगर तुमने मैथमेटिकली देखा है इम्पल्सिव फोर्स की डेफिनेशन को, तब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर ना इम्पल्सिव फोर्स नहीं होता मेरे सिस्टम में, तो मेरे मोमेंटम में ना चेंजेस नहीं आते उस माइन्यूट सेकंड्स में। ये हो सकता है कि लाइक काफ़ी देर बाद चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स तो लग ही रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल में चेंजेस आ जाएं, बट बहुत कम टाइम इंटरवल में चेंजेस नहीं आएंगे। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा क्लाउड जो है, उसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं कि अगर मेरा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव कुछ भी नहीं है, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, राइट। बिकॉज तुम देख सकते हो कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ, और एफ अगर ज़ीरो ही है तो दैट मीन्स मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। अब ये जो एक्सटर्नल वर्ड है ना, इसका हम बहुत बड़ा यूज़ करते हैं। तो फिर जब भी मेरे सिस्टम में कोई फोर्स लगा रहा होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा होता है, तो हम एजेंट और बॉडी दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो अब जो वो फोर्स लग रहा था उनके बीच में, वो एक इंटरनल फोर्स हो गया, बिकॉज एजेंट ने लगाया बॉडी पर तो बॉडी ने भी एजेंट पे लगाया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अब दोनों सिस्टम पे कोई क्या फोर्स लगा रहा है अब हम ये देखेंगे। अगर नहीं लगा रहा तो मतलब इनका मोमेंटम दोनों का मिलकर कंजर्व रहेगा। ऑलराइट, अब बारी आती है एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स की। तो मान लेते हैं मेरे सिस्टम पर नॉन इम्पल्सिव फोर्स तो लग रहे हैं, बट एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा। जैसे कोई एम जी फोर्स या फिर स्प्रिंग का के एक्स फोर्स तो लग रहा है, बट कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स इम्पल्सिव या टेंशन इम्पल्सिव नहीं लग रहा। तो दैट मीन्स मेरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बहुत माइन्यूट सेकंड्स के लिए कंजर्व रह सकता है। और अगेन इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि एफ डी टी हर फोर्स का ज़ीरो हो जाएगा उस माइन्यूट सेकंड्स में, और एक्सटर्नल इम्पल्सिव है नहीं तो उसका कंसिडर होगा नहीं, तो डी पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स कि उस माइन्यूट सेकंड्स में या माइन्यूट टाइम में जो मेरा मोमेंटम है वो कंजर्व रहा। अब इसमें जो एक्सटर्नल है ना, उसको भी हम बहुत बड़ा यूज़ करते हैं कि सपोज़ दो पार्टिकल्स हैं, वो दोनों कोलाइड करते हैं। तो हमने पहले देखा था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इनके बीच में लग रहा होगा वो एक इम्पल्सिव होगा, बट अगर मैं दोनों को ही एक सिस्टम कंसिडर करूँ तो अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया वो इंटरनल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि इस पर अब कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा। हो सकता है ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लग रहा हो, या हो सकता है ग्राउंड से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा हो एम जी का अर्थ से, बट इनके इनके पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। दैट मीन्स मेरे दोनों सिस्टम, दोनों बॉल का जो सिस्टम है उसका नेट मोमेंटम सेम रहेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मेरा जो मोमेंटम होता है काफ़ी एक सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन के लिए कंजर्व रह सकता है, और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स, जितनी देर में वो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है इंटरनल, उतने ड्यूरेशन में वो कंजर्व रहता है। सो आई थिंक अब क्लैरिटी मिल चुकी है आपने को कि क्या होता है इम्पल्स, क्या होता है इम्पल्सिव फोर्स, और क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा क्रिस्प करते हैं बाय सॉल्विंग फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन की। इसमें नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है इम्पल्सिव, बट ऑल्सो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव है। ऑलराइट, तो स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका है जिसमें दोनों सिस्टम्स को या दोनों जो मेरे ब्लॉक्स हैं उनको इंडिविजुअल सिस्टम कंसिडर करें और फिर इंटरनल जो फोर्स लग रहा है उसके इम्पल्स को समझें। ऑल्दो ये तरीका लॉन्ग है, बट इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है इम्पल्स की वो इम्प्रूव होती है। तो इस एग्जांपल में जो इंटरनल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो भी इम्पल्सिव है, जो ग्राउंड से कॉन्टैक्ट फोर्स है वो भी इम्पल्सिव है, एंड ड्यू टू दैट जो
फ्रिक्शन है ग्राउंड से वो भी इम्पल्सिव है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे तो आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक्स साथ मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो सिग्निफाई कर रहा है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी कोई फ्रिक्शन फोर्स है। अब हर एक फोर्स के इम्पल्स को समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले ऊपर वाले ब्लॉक का एफ बनाते हैं। उस पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, एम लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब एम का तो कोई इम्पल्स होगा नहीं, तो उसको कंसिडर नहीं करना। तो अगर आप इसके इम्पल्स को देखें, वाई डायरेक्शन में जो इम्पल्स है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से है, और वाई डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम है इस ब्लॉक का वो जीरो है। तो बेसिकली इम्पल्स की इक्वेशन ये हो जाएगी। ऑलराइट, अब हमने क्या किया, बेसिकली इंटरनल फोर्स के इम्पल्स को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम फ्रिक्शन फोर्स को भी समझ सकते हैं। कंसिडर दैट कि इस ब्लॉक की आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है जो हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ यू। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो इम्पल्स होगा वो ये हो जाएगा। ऑलराइट, अब नीचे वाले ब्लॉक को समझते हैं। तो सारे जो फोर्सेज हैं जो ऊपर लग रहे थे वो अपोजिट हो गए, उनके इम्पल्स हमें ऑलरेडी पता है। ग्राउंड से इम्पल्स जो लग रहा है उसको भी देखना है एक बार। तो पहले वाई डायरेक्शन में समझते हैं इम्पल्स को। ग्राउंड से लग रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, उसका इम्पल्स आएगा, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका आएगा। तो बेसिकली इक्वेशन ये हो जाएगी। अब सिंस वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं है तो दोनों इम्पल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने जो नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड से उसका इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, अब हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहा है उसकी बात करते हैं। तो जो ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ऑलरेडी इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक रिलेटिव मोशन है, ड्यू टू दैट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। बट जो ऊपर ब्लॉक फ्रिक्शन लगा रहा होगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज हमें पता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक्स साथ मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इम्पल्स की इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। जो ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज म्यू एन। तो बेसिकली उसका जो इम्पल्स है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है फ्रॉम माई वाई डायरेक्शन इम्पल्स। ठीक है, और जो मोमेंटम में चेंजेस हैं वो क्या है कि इनिशियली जो मोमेंटम था वो 2 मीटर पर सेकेंड कुछ वेलोसिटी थी, और फाइनली जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ यू, वो कुछ ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, तो फिर हमने सारी इक्वेशन का यूज़ करते हुए सीधे मेरे यू को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ना ये जो स्टेप मैंने किया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें इंटरनल सिस्टम्स की वर्किंग बता रहा है कि कैसे इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में, कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का इम्पल्स आ रहा होगा। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन को ना हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कर सकते थे कि दोनों ब्लॉक्स को सिस्टम कंसिडर कर लिया। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स थे सब इंटरनल हो गए, सिर्फ ग्राउंड से जो कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो ग्राउंड से फ्रिक्शन है वही कंसिडर करना है। तो फिर वाई डायरेक्शन में जो इम्पल्स इक्वेशन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी। इसमें जो फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का वो तो ज़ीरो हो गया, इनिशियल मोमेंटम जो था वो स्मॉल एम वाले ब्लॉक की वजह से ही था। ऑलराइट, सिमिलरली हम एक्स डायरेक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इम्पल्स को। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको अगेन एक्सप्रेस कर सकते हैं म्यू एन। तो बेसिकली वहाँ से एक इक्वेशन में ही मेरा आंसर आ गया, एंड यू इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ना जो मोमेंटम है कंजर्व नहीं रहा मेरे दोनों सिस्टम का, बिकॉज एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्राउंड से वो एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स है मेरे पूरे सिस्टम पर, इसलिए हमने उसका इम्पल्स को कंसिडर किया हुआ है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड अब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक जो सेकंड प्रॉब्लम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो हम सीखोगे कि कैसे टेंशन फोर्स एक इम्पल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करता है। अब फ्रॉम दिस एग्जांपल तुम देख रहे होगे कि दो ब्लॉक्स हैं उनको हमने अटैच कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ, एंड अभी जो स्ट्रिंग है वो स्लैग्ड है। ऑल्सो दो ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है। ऑलराइट, तो अब हमने क्या किया है कि जो दूसरा ब्लॉक है मेरा ब्लॉक ए, उसको हल्का पुश करके फॉल डाउन करवा दिया है। तो इनिशियली बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो स्लैग्ड है तो टेंशन फोर्स लगेगा नहीं, तो नॉर्मली अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा मेरा ए ब्लॉक। बट जिस इंस्टेंट पर उसका जो डिस्टेंस है मेरे टेबल के टॉप से, जब वो उतना हो जाएगा कि जो मेरी स्ट्रिंग है जस्ट टाउट होने वाली है, उस इंस्टेंट पे जो टेंशन फोर्स होगा उसका इम्पल्सिव नेचर आएगा। और हम इस डिस्टेंस को बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इनिशियल डिस्टेंस था ब्लॉक का माइनस कर दो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ में से, तो उतना डिस्टेंस मेरे ब्लॉक ए को मूव करना होगा नीचे, ताकि जो स्ट्रिंग है वो टाउट हो जाए। अब हम ए के इनिशियल मोमेंटम को बहुत ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज वो स्टार्टिंग में से फ्री फॉल ही कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एंड जैसे ही इम्पल्सिव फोर्स लगता है ड्यू टू दैट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको अज्यूम कर लेते हैं यू। अब बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, तो मतलब ये स्ट्रेच नहीं होगी, तो हमारा स्ट्रिंग कंस्टेंट भी लग रहा होता है, जो बताएगा मुझे कि जो मेरा बी ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी भी सेम यू ही रहनी चाहिए, सच दैट स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा।
तो फिर बेसिकली जो टेंशन का इम्पल्सिव फोर्स था वो बी पर भी अप्लाई हुआ और उतना ही अप्लाई हुआ। तो फिर अब हम इक्वेशंस को बहुत ईजिली फ्रेम कर सकते हैं। पहले बी को एनालाइज करते हैं। तो टेंशन का ये इम्पल्स होगा, उसको बराबर कर देंगे हम चेंज इन मोमेंटम से, दैट विल बी एम ए या एम बी इंटू यू। सेम टेंशन का इम्पल्स बी पर ए पर भी लग रहा होगा, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर दैट। तो यहाँ से तुम एलिमिनेट करके ईजिली यू को कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन उसके बाद टेंशन का इम्पल्स निकाल सकते हो। तो ये इतना हो जाएगा वो इम्पल्स। तो ये जो मेथड्स हैं ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे को सीखना, बिकॉज तभी तुम फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना होता है। नॉट जस्ट कि कॉन्सेप्ट को रट लिया या फिर ऐसा कर लिया, अप्लाई करना सीखना होता है। और फिर जब तुम करते हो, अपने दिमाग लगाते हो, माइंड से यूज़ करते हो, अलग अलग आस्पेक्ट्स देखते हो प्रॉब्लम्स की, तभी तुम गहराइयों में जा पाते हो कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की। एंड दिस इज़ वाई सेट ऑफ 60 जो हमारा कोर्स है एक क्रूशल पार्ट हो जाता है किसी भी जेईई एस्पिरेंट के लिए। हर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाकर समझना, अलग अलग तरीके से समझना, अलग अलग चीज़ें अप्लाई करके समझना, दिस इज द क्रक्स ऑफ सेट ऑफ 60। तो फिर इफ़ यू आर वीक इन एनी कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ 60 के थ्रू तुम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड पैरेलली इफ आर स्ट्रॉन्ग इन एनी कॉन्सेप्ट, तो जो सेट ऑफ 60 के क्वेश्चंस हैं वो एक तरीके से तुम्हारे लिए गोल्ड माइंस की तरह एक्ट करेंगे, जिसके थ्रू तुम अपने प्रेजेंट मॉक स्कोर्स को बहुत तेज़ी से स्काईरॉकेट कर सकते हो। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द वीडियो, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें एनालाइज करना है कि कैसे जो टेंशन फोर्स होगा इस स्ट्रिंग का वो इम्पल्सिव होगा, और उस इम्पल्सिव फोर्स की वजह से रॉड और बॉल की मोशन में क्या इफेक्ट आ रहा होगा। ऑलराइट, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करो। अब ना इसको एनालाइज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मान लो स्ट्रिंग नहीं होती, तो फिर नॉर्मली बॉल इस पर कोलाइड करती और हम बॉल और रॉड को सिस्टम मान लेते और फिर मोमेंटम कंजर्व कर देते, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते थे, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। और जो मेरा रॉड का जो एंड पॉइंट है जो स्ट्रिंग से अटैच होता, उसकी वेलोसिटी नॉर्मल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ओमेगा होती, सॉर्ट ऑफ आर ओमेगा, और कुछ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ऐड हो जाती, तो कुछ रॉड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता वो। बट अब बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो जो पी पॉइंट या फिर जो एंड पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हो सकती है। दैट मीन्स इसका जो इनिशियल मोमेंटम था जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता, वो ज़ीरो हो गया। और वो ज़ीरो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इम्पल्सिव टेंशन जो मेरे पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा। तो फिर स्ट्रिंग फोर्स के आने की वजह से जो मेरा पी पॉइंट है उसका मोशन डिफरेंट हो गया, और ड्यू टू दैट एक एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है मेरे रॉड और बॉल सिस्टम पर। अब अगर हम इसको एनालाइज करें कि मेरे पूरे सिस्टम का क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंड द आंसर इज़ यस। बिकॉज अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स को रियलाइज़ करो तो उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं है। दैट मीन्स इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर तुम्हारे सिस्टम पे कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम उस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंजर्व रहेगा। अब उसको ना मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे, बिकॉज हमें पता है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो स्ट्रिंग और रॉड से अटैच्ड है, उसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर होगी, राइट। उसका हम बोल देते हैं यू। एंड सपोज इस पॉइंट के अबाउट जो मेरी रॉड है उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, तो अब जो सेंटर ऑफ मास है मेरे पूरे सिस्टम का वो कितने डिस्टेंस पर होगा? 3L/4, और उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पी के अबाउट कितनी हो जाएगी? 3L/4 इंटू ओमेगा। ऑलराइट, अब हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इजीली लीनियर मोमेंटम इस रॉड और बॉल सिस्टम का स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे पी इनिशियल कितना हो गया, सिर्फ बॉल ही है जिसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा? mv0, और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो mv0 साइन थीटा। अब पी फाइनल देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास जो है मेरे पूरे सिस्टम का वो इस पी पॉइंट के अबाउट 3L/4 ओमेगा से मूव कर रहा है, और अगर हम उसका कंपोनेंट लेते हैं स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर तो वो कितना हो जाएगा? 3L/4 ओमेगा इंटू साइन थीटा। बट ये सिर्फ पी पॉइंट के अबाउट है, ग्राउंड से कितना होगा? हमें पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको भी ऐड करना होगा, राइट। रिलेटिव काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली पी फाइनल इतना हो जाएगा, और इसको हम बराबर कर देंगे पी इनिशियल से। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर ना ओमेगा भी एक अननोन वेरिएबल है, और उसके आगे हम नहीं जा रहे। बेसिकली यहाँ पर अब रोटेशनल डायनेमिक्स लगने वाली है। एक हिंट दे देता हूँ मैं कि जो पी पॉइंट है ना, अगर तुम उसके अबाउट देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, बिकॉज जो एक्सटर्नल फोर्स है मेरा टेंशन, उसका टॉर्क भी जीरो है। दैट मीन्स पी पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं सिस्टम का,
इनिशियल और फाइनल वो भी कंजर्व रहेगा। तो फिर वहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी और वहाँ से तुम ईजिली मेरे अननोन वेरिएबल्स यू को और ओमेगा को एलिमिनेट करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि इम्पल्सिव फोर्स का जो नेचर है कि सिस्टम पर कैसे लगने वाला है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे एक्ट कर रहा होगा। अब इस क्वेश्चन की कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। वी कैन टेक इट एज अ होमवर्क कि तुम्हें अब टेंशन भी कैलकुलेट करनी है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन टेंशन कितनी हो जाएगी। और उसका मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो मेरा पी पॉइंट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा इसके बाद, जिसका सेंटर स्ट्रिंग का दूसरा पॉइंट होगा। तो बेसिकली उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जो स्ट्रिंग की लेंथ है। तो फिर तुम्हें इसको हिंट ऐसा हिंट लेना है बिकॉज तुम्हें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स टेंशन है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तुम्हें पता है क्या होगा। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि टेंशन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से अल्फा क्या आ रहा होगा। पूरी कहानी का यूज़ करके तुम्हें पी के एक्सेलरेशन को निकालना है और उसको इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से इक्विवेलेंट कर देना है। वहाँ से तुम टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द क्रंच ऑफ पूरी इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ना सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर जेई मेंस, इवन फॉर जेई एडवांस। जैसे एक बहुत बड़ा एरिया होता है कोलिजन का, जिसके सवाल आते ही हैं। एंड उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम हमारे रिवीजन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, जिसमें हर एक चैप्टर के करस्पॉन्डिंग एक थ्योरी वीडियो होगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होंगे। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हो एंड आई विल सी यू इन अ रिवीजन कोर्स। ऑलराइट, तो भाई अब टाइम आ चुका है, रिवीजन अपना फुल पेज से स्टार्ट कर दो बिकॉज जेई मेन्स अब बहुत पास में है। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर विल बी रोटेशनल डायनामिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।